अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल कहाँ थे करने के लिए, और अगर नहीं हुआ तो कम से कम सोल्यूशन देखने के लिए, समझने के लिए कहा था। चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो अब वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के लिए वो शॉर्टकट नहीं लगेगा। उसके लिए फिर एक और कॉलम साथ बनाना पड़ा कि अगर कॉस्ट मॉडल रहता तो क्या होता। अगर कॉस्ट मॉडल रहता तो वही जो इनिशियल डेप्रिसिएशन रेट था वही चलता रहता है। वाकई कॉस्ट मॉडल के लिए हाँ, तो जो आगे एसेट का मेन कॉलम था वो चूंकि रीवैल्यू हो रहा था तो डेप्रिसिएशन रेट चेंज करना पड़ना था क्योंकि वैल्यू जो बदल रही है, और डेप्रिसिएशन रेट नया निकालने का तरीका वही है, रूट आरवी वन माइनस तो है रूट के अंदर, आरवी डिवाइडेड बाय कॉस्ट। रेट नया निकालने में भी कॉस्ट, तो अब जब रीवैल्यू कर लिया तो अब वो रीवैल्यूड अमाउंट है जिसने डेप्रिशिएट होना है, और पावर में रिमेनिंग लाइन, तो वो दो दफा नया रेट निकालना पड़ा। तो रीवैल्यूएशन मॉडल में अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो हर रीवैल्यूएशन के बाद नया रेट निकालना पड़ेगा, और अब की बार अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कॉस्ट मॉडल की वर्किंग अलहदा चलानी पड़ेगी। ये था इस रिड्यूसिंग बैलेंस में। अब आपने मजीद कुछ पूछना है तो पूछें। वैल्यू बदल रही है ना तो नया रेट लगाना पड़ेगा। सॉल्यूशन देखे बगैर किसी का सही हुआ? एक बस रेट चेंज नहीं किया था। अच्छा, अब सॉल्यूशन देखने के बाद कोई परेशानी और मजीद? पक्की बात? अच्छा, मैं ये जो क्लास में आप लोगों से, को 2 4 5 लोगों से पूछ लेता हूँ कि ये क्या बताया था, तो इसमें किसी की तजलील मकसद नहीं है। बाज़ औक़ात मुझे ये होता है कि कुछ आपके फेस एक्सप्रेशन से, आंखों से, माथे के बल से ये अंदाज़ा होता है कि स्टूडेंट उस बात का बुरा मान जाएगा। देखिए, सिखाने के तरीके हैं, मैंने आपको जगाना भी है, आप में से जो लोगों से पूछना है तो फिर पूछना भी है। हाँ, अगर कोई कहे मुझे पहले ही अलग से बता दे कि सर मुझसे आपने ना क्लास में कोई सवाल नहीं पूछना, तो ठीक है, मैं अंदर ध्यान रख लूँगा। लेकिन जब आप इस तरह के जेस्चर देंगे ना अपनी शक्लों से तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा होता हूँ, उसमें कोई तजलील मकसद नहीं होता। अगर मैंने कोई 2 4 कोने ढूंढ लिए हैं तो मकसद बेइज्जती नहीं है, ठीक है ना? हाँ से कह रहा हूँ, ठीक है ना? कोई मतलब कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। आप सब पढ़ने आए यहाँ पर, तो बेइज्जती तो तब होना जब पहले कोई इज्जत हो। आप सब यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे एक जैसे बराबर हैं, कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। अच्छा, अब मैं रिवैल्यूएशन मॉडल में एक डिस्पोजल मल्टीपल एसेट्स ले आता हूं, तो उसके लिए लिखिए सवाल। मल्टीपल एसेट से मेरी मुराद ये है कि क्लास ऑफ एसेट है। अभी तक एक एसेट की बात हो रही थी, अब अगर पूरी बिल्डिंग्स हुई, 3 4 किस्म की बिल्डिंग्स हुई, तो जिस तरह क्लास ऑफ एसेट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते करते हम देखते थे कि जो बिक रहा है उसका क्या, जो नया खरीदा उसका क्या, तो रीवैल्यूएशन में भी क्या हमें अलग अलग चलना पड़ेगा या कंबाइन चल सकते हैं या नहीं, ये बताने लगा। लिखिए सवाल। तीन
Similar machines, 3 similar machines were purchased on 1st July 16 फॉर नहीं क्या फॉर पता नहीं क्या, हाँ वर परचेज ठीक है, फॉर 150,000 ईच, 1.5 लाख रुपए ईच। 3 मशीन खरीदी थी 150,000 ईच। अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून है। यूजफुल लाइफ 6 years है। All machines were revalued. All machines were revalued. TO2, a total fair value of 336,000, यानी तीनों की टोटल बता रहा हूं ये 336, 3,36,000 ऑन 1st जुलाई 18। तीनों मशीनें टोटल 336,000 पे रीवैल्यू हुई थी ऑन 1st जुलाई 18। On 1st January 20, one of the machines was sold. One of the machine was sold for 56,500, 56,500, 56,500। On the same date, the remaining machines, जो बाकी 2 रह गई, were revalued to 61,500 each, 61,500 each। लाइफ बता दी भी मैंने, अकाउंटिंग भी बता दिया। अच्छा, अगर मेथड का नहीं बताया कौन सा है तो रीवैल्यूएशन में तो स्ट्रेट लाइन ही लगा है ना। रिक्वायर्ड है मुझसे 30 जून 20 जो ईयर है 30 जून 20 उसकी सारी एंट्रीज करनी है। 30 जून 20 सारी एंट्रीज करनी है। चलिए मैं करता हूं बोर्ड पे। अच्छा चलो मैं भी करता हूँ। क्लास में बैठ ही गए हो तो चलो यार थोड़ा मशहूर कर देता हूँ। आना जरा से, आ जाओ दोनों ही आ जाओ। अच्छा जी, एक तो ये कि फजूल की तारीफें नहीं करनी, ठीक है। सिर्फ पूछ रहा हूँ, ये दोनों बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं, कॉस्ट के दोनों एफआर पास हैं अभी। सिर्फ अपना एक्सपीरियंस जूनियर्स के लिए एफआर पास करने के कुछ मुफीद मशवरे।
अच्छा सीरियस, ठीक है, कुछ उगल की जरूरत नहीं है। ये स्टूडेंट है मेरे कॉस्ट अकाउंटिंग के, FAR 1 में थे लास्ट टाइम मेरे पास, और मैंने सिखा के नहीं बुलाया, मुझे तब बैठी हुई थी, पता नहीं मेरे को ना जगह नहीं थी। अच्छा चले, ये बैठे हुए थे, मैंने कहा तभी उन्होंने कॉस्ट में पढ़ना ही था मुझसे, तो हाँ अगर आपको क्वेश्चन पूछना चाहें तो जरूर पूछ लीजिएगा, लेकिन जनरल टिप्स अबाउट पासिंग FAR 1। सबसे ज़रूरी तो यही है कि जितना भी सर ने काम करवाया है, क्लास वर्क और होमवर्क, बस ये इनफ है, इसी की प्रैक्टिस की जाए तो यही इनफ है। लेक्चर नोट्स अगर ऑनलाइन एक्सेस है तो बच्चों की तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आखिरी दिनों में कोई 2 बार सर के लेक्चर दोबारा लिए थे। ये तो ऑनलाइन वालों के लिए ना, अब ये तो मल्टीपल वाले नहीं है, तो फिजिकल वाले बैठे हैं। सर आपके नोट्स इनफ है, और फिजिकल वालों के लिए ये है कि जो सर ने नोट्स बनवा रहे हैं, जो सर पढ़ा रहे हैं। अब ये नहीं है कि हमारी सबसे बड़ी जो गलती होती थी वो ये होती थी कि सर पढ़ा रहे हैं ना तो हम बस सर को नोट किए जा रहे हैं, हम खुद से क्वेश्चन नहीं कर रहे, या जो आंसर सर कर रहे हैं हम वो उसको नहीं लेके चल रहे, हम बस यही देख रहे हैं कि सर कर क्या रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हम खुद भी उसको प्रैक्टिस करें। ये मिस्टेक्स थी जो हमें लगा है कि ये बच्चे कॉमन करते हैं। सर के जो नोट्स होते हैं वो हमने एंड पे आके तकरीबन एक क्वेश्चन 2-3 दफ़ा हाथ से प्रैक्टिस किया था सर। अच्छा, उसके बाद सर ये सारे क्वेश्चन पेपर में हमें कोई ऐसी चीज़ लगी जो आपने ना पढ़ाई हो। और बस क्वेश्चन में पेपर में ये है कि बस हिम्मत नहीं हारनी, अब घबराना नहीं है। नहीं, सीरियसली बात ये है कि जब मैं पेपर दे रहा था ना तो स्पेसिफिक बॉलिंग के क्वेश्चन से पहले मेरी बस हो गई थी। IS-23 एक सब्जेक्ट है, सबसे पहले रेवेन्यू का सब्जेक्ट है जो आप लोगों की उससे जान छूट गई हुई है। वो वाला क्वेश्चन देख के बस हो गई थी मेरी कि ये पता नहीं कैसे करना है। फिर एक तकरीबन मैं रोने लग गया था, मजाक नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं रोने लग गया था। फिर मैं इसको देखूँ, एक और क्लास में बच्चा बैठो, वो बैठे बस आराम से बैठा हुआ था। अब मुझे टेंशन लगी थी कि यार 6 महीने की मेहनत है। फिर सर की बात याद आई कि कम से कम पेन तो उठाओ, लिखो तो सही। फिर माँ बाप की दुआएं याद आ गई, फिर पेपर्स की वही कि जितनी तैयारी की है 6 महीने ज़ाया ना हो, तो बस वहाँ से पेन उठाना शुरू किया और लिखा। अल्लाह के शुक्र है जिसके से पास हो गया। आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं ये तालियां नहीं यार आप लोगों के लिए। देखिए बात ये है कि मुझे क्योंकि नजर आ गए थे, मैंने कहा चलो पूछ लेते हैं। तो अगर आप कोई मजीद सवाल पूछना चाहें बिल्कुल पूछें, क्योंकि टीचर जो बात कर रहा होता है ना, स्टूडेंट देखता है कि यार ये तो पास है, पता नहीं कब का पास है, इसको क्या पता आजकल के मसाइल का। तो ये पिछले ही सेशन में है, तो अगर आपको सवाल पूछना चाहें सीरियस तो जरूर पूछिए। बस इस एक्टिविटी को ना यूटिलाइज कर लें, फायदा उठा लें, इसलिए आपसे सवाल पूछना है तो पूछें। बस जो सर पढ़ा लें वही कर लें, तुम्हारे लिए बहुत होगा। सवाल समझ गया मुझे सर की जो प्रैक्टिस आपकी। हाँ, ये डिपेंड करता है कि हर स्टूडेंट की कैपेसिटी पे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक बार करने से समझ लग जाती है, कुछ होते हैं जिनको 2 बार करने से समझ लगती है। अगर आपको लगता है कि जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो एक ही बार करने से हो गए हैं तो एक बार करना भी इनफ है। या अगर आपको लगता है कि नहीं यार नहीं हुआ सॉल्व, दोबारा ट्राई करो, घंटा 1.5 लगाओ। किसी का आधे घंटे में काम हो जाता है, किसी का घंटे में हो जाता है, किसी का 2 घंटे में होता है, किसी का होता ही नहीं। तो वो फिर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। बट अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना तो आई गेस 2 मरतबा भी इनफ है। क्लास वर्क और फिर होमवर्क, पहले होमवर्क नहीं, पहले क्लास वर्क। हाँ जी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो क्लास में हो रहा है ना वो तो मैं कर रहा हूँ, आप लोग जाके पहले क्लास के किए हुए काम को दोबारा करिए, फिर होमवर्क करिए। ओके क्वेश्चन सर इन शॉर्ट आपके नोट्स इनफ है। चलो वो तो कोई है ना, सर वो आपके टाइम तक चलना शुरू हो गया ना, कोई और सवाल है तो पूछेंगे। टाइम कैसे मैनेज किया था? पेपर में बैठ के अकाउंटिंग में तो टाइम नहीं मैनेज होता। पेपर की बात कर रहे हैं, पेपर का टाइम वो बस तो मैनेज नहीं होता। उसने सर आके मुझे छीना था एंड पे। नहीं, वो सबसे तकरीबन ऐसे ही होता है। बट वो ये बात कि हमने 100% पेपर तो करके आना नहीं, हमें बीच में से बस 50 मार्क्स चाहिए। मैंने तकरीबन 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे खोले हुए थे, जहाँ से जो एंट्री समझ आई थी। ये नहीं है कि ये एक अटैम्प्ट वहाँ से एक क्वेश्चन वहाँ से किया, वो ऐसे नहीं। मतलब एक क्वेश्चन खोला ना, उसका जितना ही पोर्शन हो चुका है उतना कर लिया। अब जहाँ से समझ नहीं लग रही और मुझे लग रहा है कि मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, वहाँ मैंने क्वेश्चन को स्टॉप किया, अगले क्वेश्चन की वो वाले पॉइंट्स कर लिए जितने आते हैं। इस तरह करके मैंने क्वेश्चन किए। फिर नहीं, मैं इसको जनरलाइज नहीं करूँगा। हर एक ये इसको स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। ये इसको जनरल एडवाइस में समझिए। अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन पूरा पक्का आता है तो आप पहले उसको करें। जो आपको क्वेश्चन लगता है कि नहीं आता उसको ना करें। एक क्वेश्चन वो रेवेन्यू वाला है, वो मुझे नहीं आता था, मैंने एंड पे रखा था, वो इस तरह करके बस। अच्छा, सेशन के दौरान टाइम मैनेज करो। सेशन के दौरान की बात होती सर सर वो क्या मैनेज करता सर ने 1-2 सवाल सारे दिन होते हैं, वो मेरा ख्याल है घंटे में आराम से हो जाते हैं। अगर आप लोगों के 3 सब्जेक्ट्स हैं, नॉर्मली ज़्यादा स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट्स ही होते हैं, तो अगर आप लोगों की 2 या 3 बजे तक क्लासेस यहाँ ख़त्म होती हैं तो बेहतर यही है कि लाइब्रेरी बैठ जाए। घर में अगर कोई हॉस्टल आइटा है तो उसके लिए तो लाइब्रेरी बेस्ट है। कोई घर में रहता है तो वो उस हिसाब से देख ले क्या वो घर में ज़्यादा कंफर्टेबल है या लाइब्रेरी में ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ भी वही बात है कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। सर लास्ट टाइम में मैंने इंट्रो को और पढ़ा जो इंट्रो, तो जब ये तीनों इकट्ठे थे मतलब एग्जामिनेशन से पहले, तो ये चीज़ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि जब मतलब इंट्रो कर रहे हैं ना, जब इंट्रो के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं इको वाला सारा मतलब जिनसे मतलब निकल जाता है। रोज की बात करें, जैसे रोज
तो इस चीज़ को कैसे डील करते हैं कि आप राउटिंग मतलब कि थ्योरी और न्यूमेरिकल के सब्जेक्ट्स इकट्ठे कैसे चलाने हैं, ऐसे आप उसको मिक्स ही ना करें। रोज का पढ़ाना कैसे मैनेज करना है? नहीं सर, मतलब जब थ्योरी में आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम लोग इसके अकाउंटिंग के, तो वो एक माइंड जो है वो उसमें बिजी हो जाता है, तो वो जो थ्योरी वाला पार्ट रोज का पूछ रहे हैं रोज का तो आप जब एक सब्जेक्ट पढ़े आपने दूसरे के बारे में सोचना नहीं, आप ये समझे आपने पढ़ा ही नहीं वो सब्जेक्ट कभी, आप उसको लिंक ना करें ना। आप थ्योरी के सब्जेक्ट्स को कभी भी न्यूमेरिकल के साथ लिंक ना करें, थ्योरी के सब्जेक्ट्स को थ्योरी के साथ ही रखें। और अगर आपके 3 सब्जेक्ट्स में 2 न्यूमेरिकल हैं या 1 न्यूमेरिकल और 1 थ्योरी है, तो आप अल्टरनेट करके पढ़ें। मतलब ये नहीं कि 2 न्यूमेरिकल इकट्ठे पढ़नी है फिर थ्योरी पढ़नी है, 1 न्यूमेरिकल पढ़ा, 1 थ्योरी और फिर न्यूमेरिकल, ताकि माइंड को ज़्यादा डिफरेंस मिले। थैंक यू सर। अच्छा, रोज का रोज जो पढ़ रहे होते हैं, अगर कोई है जो रोज का रोज पढ़ रहा होता है, तो उसमें यह है कि अगर आप अकाउंटिंग से स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर आप अकाउंटिंग करते रहेंगे, फिर पता चलेगा कि लॉ का टाइम नहीं बचा। तो आप ऐसा किया करें कि पहले थ्योरेटिकल करें और उनको भी टाइम रखें कि 1 घंटे के अंदर आज का काम याद करना है, 1.5 घंटे के अंदर। उसके बाद जो काम ओपन एंडेड चलना है वो बाद में लाएं। और उसका एक दूसरा तरीका ये भी है बात को पहुंचाने का कि जिस सब्जेक्ट से आप ज्यादा जान कतराते हैं पहले वो करें। कोई सब्जेक्ट होगा जो आपको पढ़ने का दिल नहीं करता, हो सकता है सारे ही हों, हो सकता है सारे ही ऐसे हों। बहरहाल अगर कोई ऐसा है जो लीस्ट प्रेफर्ड है, उससे स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप उसको एंड पे रखेंगे तो पहली नींद आ रही होगी और नींद आ जाएगी। तो उसको पहले करके फारिग करें, फिर बाकियों के ऊपर लिखें। चले बाकी फिर देखेंगे, सेशन के साथ साथ मौका मिलता रहेगा। अब ये 3 एसेट्स हैं, तीनों एक जैसे हैं, तीनों की लाइफ सेम है, तीनों की वैल्यूज वगैरह सब सेम है। तो ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं जिस तरह टी अकाउंट बनाते हुए करते थे कि पूरी क्लास का अकाउंट बना देते, तो यहां पर पूरी क्लास का अकाउंट हम वो वर्किंग बना सकते हैं। लेकिन जो बिक रहा है उसको अलहदा रख लें, बाकियों को अलहदा रख लें। अगर मल्टीपल एसेट्स है ना क्लास में और उनके लिए रीवैल्यूएशन का सवाल है, तो अब एक क्लास पे 15 प्लांट्स हैं, तो 15 वर्किंग थोड़ी बनाएंगे हम। तो उनमें जो इकट्ठे चल रहे हैं, शुरू से सफर साथ करके चल रहे हैं, आगे तक साथ रहेंगे, उनकी वर्किंग भी इकट्ठे ही हो जाएगी। लेकिन जो या तो नया खरीदा है या फिर बेच दिया है, उसकी वर्किंग ही अलग बना लें। चाहे तो शुरू से अलग बना लें और चाहे ऐसे कर लें कि जब तक साथ चल रहे थे वहां तक कंबाइन बना लें। जिस साल में बेचा है उस साल अलग रख लें। पहले मैं आपको अलग अलग बता देता हूं, फिर कंबाइन की शक्ल भी दिखा दूंगा कि कंबाइन करते तो कैसे करते। जी किसी एक का तो फिर उसको अलग रखें। यानी जिसकी बताने का मकसद ये है कि एक क्लास में मल्टीपल एसेट्स होते हैं ना, उस क्लास के ही ताल्लुक रखने वाले, अगर उनकी लाइव्स वगैरह सब सेम है तो उनको इकट्ठे एक ही वर्किंग में चलाएं, ये बताने का मकसद है। लेकिन अगर किसी की लाइफ फर्क हो रही है, कोई रास्ते में छोड़ के जा रहा है, बेच रहे हैं, तो उसको फिर आप वर्किंग से अलग कर दें, उसकी वर्किंग ही अलग बना दें। काम बढ़ जाएगा लेकिन वैल्यूज बेहतर मिल जाएंगी। तो यहां पर 2 मशीन चूंकि इकट्ठे चलनी है, उनको मैं इकट्ठे कर लेता हूं और जो बेचनी है उसको अलग कर लेता हूं। 2 मशीन को अलग बना रहा हूं और जो मशीन बेच दी उसको अलग बना रहा हूं। और जो एक मशीन बेची है उसको मैं अलग बना रहा हूं। कॉस्ट कितनी? 150 ईच। तो 150 ईच को यहां पर ये 2 हैं तो ये 300 हो जाएंगी। 1 जुलाई 16, ये 2 है ना, तो ये 300 कर लिया और उस एक को अकेले अलग चला लिया। अच्छा, अलग अलग करने की एक रीजन ये भी है कि जब जिस मशीन को बेच देना है उसका बचा कुचा सरप्लस क्या करना है उसके साथ, तो पता तो हो कि उसका बचा कुचा सरप्लस कितना है, तो बाकियों से अलग रखेंगे तो ही तो पता चलेगा। इसलिए इसको अलग वर्किंग चलानी पड़ रही है। 150। फिर उसके बाद 30 जून 17 डेप्रिसिएशन, लाइफ 6 50 और वो एक है तो 25। $250। फिर
फिर दोबारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 50, 200 और 25, 100। फिर 1 जुलाई 18 को हुई रीवैल्यूएशन, कहां तक 336, तो वो तो टोटल है, तो उसको 2 इधर कर लें 1 उधर कर लें, तो 336 को 2 एक अलग अलग करें तो 224 और तो क्या करें 24 सरप्लस में चला गया और यहां पर 112। जो बेचा है उसको अलग मेन मकसद चलाने का कह रहा हूं, क्योंकि उसका बचा कुचा सरप्लस ट्रांसफर करना होगा तो पता तो चले ना कितना सरप्लस बचा होगा, इसलिए अलग चला रहे हैं। 336 को 2 और 1 में तोड़ा है, ये बात ओके। फिर 30 जून 19 को डेप्रिसिएशन, 224 के पास कितनी जिंदगी बची है 4, 56 और इधर 6, 168, 18 और इधर एक मशीन है तो बेशक उसी को आधा कर लें 28 और 3, 84 और 9। फिर 1 जनवरी 20, तो उसको तो चूंकि बेचना है तो बेचने तक डेप्रिशिएट करना है और इनको उस दिन रीवैल्यू करना है, तो इनके लिए वो मिड ईयर रिवैल्यूएशन बन गई। तो इन एनी केस हमें दोनों को 6 महीने डेप्रिशिएट करना है। पूरे साल कितनी है तो 6 महीने की 140, पूरे साल कितनी है तो 6 महीने की 14, 60 और किधर 70। यहां तक कोई मुश्किल परेशानी? इसका तो सफर हो गया यहीं खत्म। वो डबल एंट्रीज में बनाते हैं। इनको किया रीवैल्यू 1 जनवरी 20 पे रीवैल्यू किया, कहां तक पहुंचाया 1 2 3, 61,500 है ना, तो 2 हैं ये 1 2 3, 17 का आ गया यहां पर लॉस, यहां पर जगह 15 की है, 2 चला गया यहां। अगर उसको अलग ना किया होता तो उसका सरप्लस भी इधर आ रहा होता और ये सारा उसी में एडजस्ट हो जाता, हालांकि गलत होता। तो इसलिए जो बिका है उसकी वर्किंग ही अलग, उसका खाना पीना अलग कर दिया, बर्तन लेके अपने अलग हो गया, वरना इसका लॉस उसके सरप्लस को कवर कर जाता। तो इसलिए जो एसेट बेच रहे हैं या अगर कोई लाइफ का फर्क है तो फिर वर्किंग तोड़ लें जी। कंबाइन, अगर तीनों को कंबाइन रख लें इस सवाल में तो पॉसिबल है, क्योंकि तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं। किसी भी टाइम किसी को निकालना चाहें डिवाइड बाय 3 करें, उसकी वैल्यूज निकल आएंगी। जी जी, वो तो मैंने कहा था कि मैं अभी आपको बना के तो अलग अलग दे रहा हूं, एक बार सामने ले आऊं फिर बताता हूं कि उसको हम कंबाइन भी चला सकते थे। लेकिन ये तब है अगर सबकी वैल्यूज बराबर हैं, तो जरूरी नहीं है, होगी क्लास लेकिन किसी मशीनरी की वैल्यू कुछ और होगी, किसी की कुछ और होगी। तो इसलिए जिसको बेचना है उसको अलहदा से ही वर्किंग में चला लें तो बेहतर है। और फिर इसको आगे 6 महीने और गुजारना है, तो 31 दिसंबर नहीं 30 जून 20 पे डेप्रिसिएशन। अब इस 123 के पास कितनी जिंदगी बची? 1 2 3 और 3.5, तो 3.5 साल गुजर गए थे 6 में से, बाकी कितने रह गए 2.5, तो डिवाइडेड बाय 2.5 डेप्रिसिएशन 2.5 पे डिवाइड करके और 6/12 हो गई,
चूंकि बस सवाल खत्म हो गया है इसलिए इस पर टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। या तो आगे चलना होता, कल को रिवैल्यूएशन अपवर्ड होनी होती, फिर तो हमें अंडर चार्ज की जरूरत थी। बुरा नहीं निकालते। अच्छा, अगर निकालनी भी होती तो कैसे? 2 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 6/5। जो इसके साथ सलूक करे ना, ये मल्टीप्लाई डिवाइड, वो उसके साथ कर लेते। इन कैलकुलेशंस में बताएं कोई मसला है तो फिर मैं एंट्रीज बनाता हूँ। जी 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 शुरू में जी जी 25 था कंपैरिजन एक मिनट हाँ हाँ ठीक है आपको कॉस्ट पे जाती है लेकिन सर अगर 50 का 6/12 देते हैं तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन आएगी 25 आ गई 25 उसका डिफरेंस 0.48 हाँ। सर उसका कर सकते हैं कि नहीं इस पे पॉइंट क्या है आपका? जो आप कह रहे हैं कि एंड का कंपेयर करो 2.5 से डिवाइड करो 6/12 से मल्टीप्लाई करो मैं करूंगा 50 को 6/12 से मल्टीप्लाई करके इससे कंपेयर करें। ये तो शॉर्टकट चलता है ना, ये तो शॉर्टकट है। असल कॉन्सेप्ट क्या है? कॉस्ट मॉडल से कि पहले साल से? कॉस्ट मॉडल से। तो हाँ, कॉस्ट मॉडल से कर लें कंपेयर। 50 पूरे साल की है, आधे साल की होगी 25, तो इसको कंपेयर करें तो 0.4 बिल्कुल ठीक है। कॉन्सेप्ट तो यही है। ये तो शॉर्टकट बताया हुआ है कि आप इसको रिमेनिंग पे बांट लिया करें, कॉस्ट मॉडल से कंपेयर कर लें। जहां जो जैसे आसानी है वो कर लें। कॉस्ट मॉडल से कंपैरिजन में आसानी है, कॉस्ट मॉडल का कंपैरिजन कर लें। शॉर्टकट में आसानी है, शॉर्टकट कर लें। और इस कैलकुलेशन में कोई एतराज परेशानी? एंट्रीज मांगी थी मैंने सिर्फ 2020 की, तो 2020 ये है, यानी 31 दिसंबर 19 को डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एक ये है और एक ये है। कितनी हो गई? 31 दिसंबर। देखें यहां से नीचे नीचे जो है उसकी एंट्रीज पूछी नहीं है। एक ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है और एक ये है, तीनों मिला लें, दोनों मिला लें तो 28 और 14 को मिला लिया मैंने, 42। ये डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई 6 महीने की। अरे हमने वर्किंग अलग की है तो प्लांट है मशीनरी ना, तो दोनों की डेप्रिसिएशन ऐड कर दी। फिर उसके बाद जो बेचा इसकी अकाउंटिंग कर लेते हैं। 1 जनवरी 20 को बेच दिया कितने का? 56,500। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट कितना कितना? एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो तो एसेट अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा होता है? आखिरी रीवैल्यूड अमाउंट तो वो कितनी थी? 112। एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो, डिस्पोजल की एंट्रीज करनी है, एक्यूमुलेटेड डेबिट, एसेट क्रेडिट। एसेट कितने से क्रेडिट? इसके अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा होगा? कॉस्ट आ रही होगी, कॉस्ट आ रही होगी। अगर ये कॉस्ट मॉडल पे होता तो कॉस्ट आ रही होती। रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो जो आखिरी बार रीवैल्यू हुआ था, तो ये बिकने वाली मशीन कब रीवैल्यू हुई थी? तो यही है इसके अकाउंट में जो आ रहा था। और इसकी एक्यूमुलेटेड में क्या आ रहा था? उसके बाद क्या? इससे पहले वाली तो उड़ा दी थी ना, इसके बाद ये थी। तो आप जिस एसेट को बेच रहे हैं उसकी वर्किंग अलग चला लें तो वैल्यूज आसानी से मिल जाएंगी। मिक्स करके चलाएंगे तो मुश्किल से मिलेंगी। ये रीवैल्यू हुआ था, उससे ऊपर की एक्यूमुलेटेड खत्म हो गई थी, उसके बाद ये 2 है जो चार्ज हुई थी, ये इसकी एक्यूमुलेटेड में आ रही थी। कितनी? ये वाली 42 नहीं है, ये इत्तेफाक से 42 है। ये हमने बिकने वाली मशीन की जितनी अब तक एक्यूमुलेटेड थी उसको डेबिट किया है, और इसमें जो डिफरेंस है लॉस है। कितना? 13। और जो बिक गई उसका क्या करें? अच्छा, एक एंट्री मिस हो गई, वो इधर करनी चाहिए थी। जब डेप्रिसिएशन चार्ज की है तो इसी दिन रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। जब जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ट्रांसफर की एंट्री भी करेंगे। कितनी? 3 ये और 1.5 ये, 4500। देखिए जब जब डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं तब तब इंक्रीमेंटल की करते हैं ना एंट्री। तो ये 31 दिसंबर को एंट्री की। अब फाइनली जो मशीन बेच दी इसका क्या करें? जो इसका बचा सरप्लस रह गया था कितना?
70। ये वो है जो मशीन बिक गई, डिस्पोजल की एंट्री और उसका बचा कुचा सरप्लस रिटेन अर्निंग्स में। यहां तक पूछें जो वैल्यू नहीं समझ आई, एंट्री नहीं समझ आई जी, कौन सी वाली, क्या इतराज है इस पे? एंट्री डेबिट क्रेडिट क्या हो रही है ये समझ नहीं आया, या अमाउंट्स नहीं समझ आई? डिस्पोजल की एंट्री की है यार, डिस्पोजल की एंट्री क्या करते हैं? डिस्पोजल की एंट्री क्या करते हैं भाई? कैश डेबिट, जो बेच रहे हैं उसकी एक्यूमुलेटेड डेबिट, उस एसेट का अकाउंट क्रेडिट, और जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट लॉस। ये किया है, बेचा है ना एक मशीन को, तो डिस्पोजल की एंट्री की है। और जब बेच दिया तो उसका जो बचा कुचा सरप्लस था वो रिटेन अर्निंग में चला गया जी। 31 दिसंबर 19, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? किस साल की? कब शुरू हुआ ये? तो अब ये जो इस वक्त यहां से सवाल आगे बढ़ेगा ना, यहां से, ये हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट है नहीं, हाँ ये सवाल की रिक्वायरमेंट है। तो 31 दिसंबर 19 पे ये डेप्रिसिएशन इस वर्किंग से और ये डेप्रिसिएशन इस वर्किंग से हैं, तो एक ही क्लास की ना, तो इकट्ठे एंट्री कर ली 14, 28 ये। और जब डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं तो इसकी भी तो करते हैं ना, क्या एंट्री करते हैं? सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, 3 ये है, 1.5 ये है, 4500। यहां तक ओके? अच्छा, अब जो बची कुची मशीनें रह गई उसके बाद आगे इनकी रिवैल्यूएशन हो रही है। रिवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज, 1 जनवरी 20 पे बची कुची मशीन्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? अब मैं ये हो गया, इधर हूं, 1 और ये 2 बस, उससे पहले तो खत्म हो गई थी, ये 2 थी एक्यूमुलेटेड में, कितनी? और इनको रिवैल्यू करके कहां तक पहुंचाना है? क्या बनेगी एंट्री? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 15,000, P&L डेबिट 2,000 और प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना और रिवैल्यू करना। रिवैल्यू करने की एंट्री ये यहां से फिगर्स मिल गई, और फिर इन बचे कुचे को ईयर एंड तक भी पहुंचाना है, तो पहुंचा देते हैं। 30/6/20 क्या करें? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 24,600, और सरप्लस है नहीं तो फिर इंक्रीमेंटल डेप्शन भी नहीं। ये इस सवाल की एंट्रीज। सरप्लस नहीं है तो फिर इंक्रीमेंटल डेप्शन भी नहीं है, सरप्लस ट्रांसफर की एंट्री की भी जरूरत नहीं है। तभी तो देखो ना 25 से कम आ रहा है, सरप्लस होता तो ये 25 से ज्यादा आ रहा होता। जी सर यहाँ पे 24.6 है, साल को तो यहाँ पे 25.6 होता है, और वहां सरप्लस ना होता, वहाँ पे सरप्लस ना होता है। ये नहीं हो सकता। अगर एस्टीमेट में कोई चेंज नहीं है तो ये 25 से ऊपर जाएगा ही तब जब सरप्लस होगा। ये हो ही नहीं सकता कि वो 25 से ऊपर जाए और सरप्लस ना हो, अगर कोई एस्टीमेट चेंज वगैरह नहीं है तो, क्योंकि कॉस्ट मॉडल से डेप्रिसिएशन ऊपर जाएगी ही तब जब सरप्लस है, और जब सरप्लस नहीं है तो फिर कॉस्ट मॉडल से ऊपर जा ही नहीं सकती डेप्रिसिएशन।
रिवैल्यूएशन पे बहुत हो गया काम। अगर आप अभी भी इस पे उलझे हुए हैं कि ये सरप्लस ट्रांसफर क्यों हो रहा है, तो मेरे पास और नहीं है सौदा बेचने को। हाँ भाई, वो पूछ लूं क्यों? जी सवाल खत्म हो गया ना, अब आगे क्या करना है? वो ये नहीं है ना, वो ये है। देखिए ये सारी वर्किंग हम बनाते क्यों हैं? ताकि हमें एंट्रीज के लिए, इनकम स्टेटमेंट के लिए वैल्यूज मिल जाए। तो बस मिल गई वैल्यूज। बताएं क्या करूं, बताएं। ये कोई बिजनेस के पास बनने वाली लिस्ट नहीं है ना, ये तो स्टूडेंट एक वर्किंग बना रहा था। स्टूडेंट को ये वर्किंग बनानी थी, इनमें वैल्यूज निकालने के लिए, निकल आई वैल्यूज। ये स्टूडेंट ने वर्किंग बनाई है, ये एक स्टूडेंट ने सवाल करते हुए वर्किंग बनाई है। बिजनेस इस तरह से नहीं कर रहा होता है। बिजनेस ने अपने पास फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल बनाया होता है, मैंने एक दफा जिक्र किया था। ये तो स्टूडेंट वर्किंग कर रहे हैं बेटा। तो आपको इस वैल्यूज चाहिए थी, बस मिल गई वैल्यूज, अब इसका काम खत्म हो गया। जी नहीं बोला था चैप्टर में बात लाऊंगा है जी। नहीं भाई, अभी नोट्स रहते हैं। खैर अभी 2.5 महीने पड़े, हो जाएगा इंशाल्लाह I-16 खत्म। चले एक और वैरायटी देखें रिवैल्यूएशन की, और बस ये मेरी तरफ से आखिरी है रिवैल्यूएशन बस। और ये जो अभी यहां किया है इधर इसका थोड़ा सा मुश्किल वर्जन होमवर्क है आपका, और वो है दो सवाल तो कर ही लेंगे वैसे। देखिए मैच जिसने खेलना वो खेल लेंगे, आपकी जिंदगी के अपने मैच पेंडिंग पड़े हुए हैं अभी। दो सवाल यार, दो। एक जो इसका एक मिलता जुलता वर्जन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। I-16 के सवालों में से बता रहा हूं। जो इसका एक थोड़ा सा इससे मुश्किल वर्जन है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। एक ये करिएगा, और एक जो पहले हम कर रहे थे एस्टीमेट चेंज, जो पे भी वैरायटियां करा रहा था कि एस्टीमेट चेंज हो रहा है, तो उसके प्रैक्टिस के लिए स्प्रिंग 19 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक मैंने क्वेश्चन 8 दिया है पियानो लिमिटेड, ये स्प्रिंग 19 का है, और एक मैंने क्वेश्चन नंबर 12 कहा है, ये और स्प्रिंग 15 का है। दो सवाल कर लें यार। और मैंने एस्टीमेट चेंज पढ़ाते हुए शायद ये बात कही थी कि अगर एस्टीमेट चेंज के बारे में बस सिर्फ कहा है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो उस साल के शुरू से अप्लाई होगा, लेकिन अगर एस्टीमेट चेंज कहते हुए डेट बता दी तो फिर उससे ऑनवर्ड चलेगा। ठीक है, शाबाश। ये आपने क्वेश्चन नंबर 8 ये एस्टीमेट चेंज वाली वैरायटी की प्रैक्टिस है, और ये जो क्वेश्चन 12 है वो कुछ बेच दिया कुछ रख लिया, ये इसकी प्रैक्टिस का सवाल। अब एक सवाल कराने लगा हूं, जो आखिरी वैरायटी है बस, कि एक एसेट है लेकिन डेप्रिसिएशन हम उनकी पार्ट्स में अलग अलग करते हैं। ये भी एक पॉइंट लिखवाया था कि मैंने मिसाल भी इसकी शिप की दी थी, शायद जहाज की दी थी, कि है वो एक एसेट लेकिन उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग मेथड से डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो फिर अगर अलग अलग मेथड से डेप्रिशिएट हो रहा है तो फिर उसके लिए रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन भी अलग अलग चलानी होगी। तो वो तभी चलेगी जब हर पार्ट की अलग अलग रिवैल्यूएशन करेंगे। लेकिन फेयर वैल्यू किसकी होगी? वो तो पूरे एसेट की होगी। तो उसको कैसे तोड़ना है इसके लिए सवाल में गाइडेंस होगी, नहीं भी होगी तो फिर भी यही काम करेंगे जो अभी इस सवाल में कराने लगा हूं। सवाल लिखें। एक एयरक्राफ्ट की कॉस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, कॉस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट
split cost of aircraft, split into components, is as follows. अब ये एज फॉलोज में बता रहा हूं। एक जहाज है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी कॉस्ट बताऊंगा और उनकी यूजफुल लाइफ भी यहीं साथ ही बता देता हूं। मेन फ्रेम का मतलब है जो मेन बॉडी है जहाज की, इंजन्स और कैबिन फिटिंग्स। कैबिन फिटिंग्स का मतलब है अंदर जो सारी सीटें और जो भी उसके बॉडी का इंटरनल हिस्सा है जहाज की। मेन फ्रेम की कॉस्ट है 100 मिलियन, इंजन्स 120 और कैबिन कर लें 80। तो 300 मिलियन का एयरक्राफ्ट है जिसको इस तरह से कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। यूजफुल लाइफ, पूरे जहाज की जो यूजफुल लाइफ है वो कर लें 20 इयर्स। इंजन्स की लाइफ है 50,000 आवर्स। तो फिर कौन सा मेथड होगा उसके लिए? आर मेथड। तो स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस भी आ गई, एक रिड्यूसिंग बैलेंस की भी कर ली, चलिए आर्स की भी आ जाएगी। और कैबिन फिटिंग्स कर लेते हैं 10 साल। डेट ऑफ परचेज है इसकी 1 जनवरी 18। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। एयरक्राफ्ट was revalued as follows. डेट बताऊंगा और एयरक्राफ्ट की फेयर वैल्यू बताऊंगा। दिसंबर 18 आपके लेवल पे फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू। फेयर वैल्यू है 280 जी मिलियन। और अगली है 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 19, 250, 250 मिलियन। जी बस दो ही बहुत हैं। अच्छा, अगर सवाल में ना भी कहा होता फिर भी यही करते जो अब कहने लगा हूं। फेयर वैल्यू, ये जो अब कह रहा हूं ना, सवाल में ना भी कहा होता तो बाय डिफॉल्ट यही करते। फेयर वैल्यू शैल बी अपोर्शनड, नहीं सवाल का हिस्सा है, मैं कह रहा हूं कि अगर ये बात ना भी सवाल में लिखी हो ना तो भी ऐसे ही करते बाय डिफॉल्ट। फेयर वैल्यू शैल बी अपोर्शनड एलोकेटेड कह लें, अपोर्शनड कह लें, डिवाइडेड कह लें, इनटू कंपोनेंट्स in ratio of their respective carrying amounts.
अच्छा वो जो नोट्स में कह रहा था वो मैं पेंडिंग कर रहा हूँ, अगला आईएस शुरू कराएंगे, क्योंकि नोट्स पे ना कंबाइंड सवाल आता है। कंबाइंड सवाल मतलब आईएस 16 भी होगा, उसमें आईएस 36 भी होगा, आईएस 23 भी होगा, तो फिर वो बाकी आईएस पढ़ाने के बाद कराऊंगा नोट्स, यानी आईएस 16 बस बहुत है। मैं कल से इंशाल्लाह नया आईएस शुरू कराऊंगा, इस उम्मीद के साथ कि अब सब साफ सही तरह चलेंगे। अच्छा, वैसे जिन स्टूडेंट्स से घबरा के परेशान होकर वो सारी एक्टिविटी चलाई थी ना वो तो शक्लें अभी भी क्लास में है लेकिन बहरहाल चलें, ठीक है, चलें, साथ चलते रहें, बस मेहनत करते रहें। देखें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, आप बस मेहनत करते रहें। मुझे आपसे सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि आप अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहे हो, मुझे फॉलो करते रहें और आप मेहनत करते रहें, मुझे ये चाहिए बस। बाकी ठीक है, अपनी तरफ से इंशाल्लाह कोशिश करूंगा पूरी। सवाल की रिक्वायरमेंट है मुझसे एंट्रीज सारी 18, 19, 20 18, 19, 20 की डबल एंट्रीज। अच्छा, इसमें अब इतना तो आइडिया हो ही गया होगा आपको कि पूरे जहाज का एक ही ये वर्किंग वाला टेबल बना लें या अलग अलग करने पड़ेंगे। क्यों अलग करने पड़ेंगे? क्योंकि डेप्रिसिएशंस की कैलकुलेशन अलग है, तो हमें अलग टेबल बनाने पड़ेंगे, तो 3 टेबल बनाने पड़ेंगे। इतना तो ओके, लेकिन ये जो आईएएस का रूल है ना कि कितना सरप्लस में जाना है, कितना पीएनएल में जाना है, ये कंपोनेंट के लिए नहीं है, ये एसेट के लिए है। दोबारा सुने, ये जो जहाज है ये एसेट है या इंजन और मेन फ्रेम जहाज? तो ये जो सरप्लस और पीएनएल वाला रूल है ये पूरे एयरक्राफ्ट के लिए है, ये कंपोनेंट्स के लिए नहीं है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंपोनेंट पे सरप्लस चल रहा हो और दूसरे पे लॉस, ये नहीं होगा, क्योंकि है ये असल में एक एसेट के लिए रूल कि अगर उस पे ज्यादा रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई है तो वो सरप्लस में जा रहा होगा, डाउनवर्ड हो गई है तो पहले सरप्लस खत्म होगा फिर पीएनएल में जाएगा। तो ये जो ये वाला काम है ये तीनों के लिए अलग अलग नहीं होगा। तो इस कंपोनेंट्स वाले सवाल में ये एक दफा ना ये चीज टेस्ट हुई है, ये पिछले से पिछले टाइम में कंपोनेंट्स पे रिवैल्यूएशन टेस्ट हुई है। तो इस सवाल में मेहनत हमारी बढ़ जाएगी। एक तो वैसे भी बढ़ रही थी क्योंकि 3 टेबल बनाने पड़ेंगे, लेकिन मजीद ऐसे बढ़ जाएगी कि टेबल बेशक हमें 3 बनाने पड़ेंगे, लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाना है या पीएनएल में जाना है, इस बात का फैसला उन तीनों अलग अलग के लिए नहीं होगा, ये पूरे एसेट के लिए करना होगा। नहीं समझ आई बात? नहीं समझ आई ना? चलें, कुछ नहीं कहा मैंने, सॉल्यूशन देखते हैं जी। नहीं, एक टेबल तो नहीं बना सकते, टेबल तो अलग अलग ही बनाने पड़ेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशंस अलग अलग है ना, एक टेबल नहीं बन सकता। नहीं, अभी आप देखें मैं जो करता हूं ना उसको देख के आइडिया हो जाएगा कि एक टेबल में नहीं होगा मैनेज। 4 टेबल बनाने पड़ेंगे, 4 टेबल बनाने पड़ेंगे। तीनों को अलग अलग तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक कंबाइन बनाना पड़ेगा। वो जो तीनों अलग अलग बनाएंगे उनमें हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन जरूर कर रहे होंगे, लेकिन सरप्लस पीएनएल वाला कॉलम उनमें नहीं बन रहा होगा, वो टोटल वाले में बन रहा होगा। हाँ, एक बार मैं 4 टेबल बना लूं, उसके बाद अगर लगे कि ये एक बड़े टेबल में हैंडल हो सकता था तो वो मर्जी है, लेकिन बेहतर है कि अलग अलग रख लें जी। देखें, बात ज्यादा कम की तो है ही नहीं, बात तो है कि जो कुछ टॉपिक है हमने पढ़ना तो है। ये कंपोनेंट्स के ऊपर सवाल पिछली से पिछली टाइम में आ चुका हुआ है और बड़ा जाबिर किस्म का सवाल। एयरक्राफ्ट का टेबल तो बनेगा, लेकिन इसमें वैल्यूज बाद में भरेंगी। एसेट यानी वो जो एसेट वाला कॉलम बन रहा होता है, रीवैल्यूएशन, सरप्लस वाला कॉलम और पीएनएल वाला कॉलम, ये कॉलम बनेगा जरूर। डबल एंट्रीज भी इसी को ही देख के करेंगे, लेकिन इसमें फिगर्स भरने के लिए
हमें अलग अलग 3 टुकड़े टेबल बनाने पड़ेंगे। तो इसको मैंने बनाने के लिए जगह छोड़ दी है। कितने साल हैं? 18, 19, 20, 3 साल हैं, तो कितने 8-10 लाइनें लग जाएंगी। इसके लिए जगह रख ली। बाकी अब मैं तीनों के टेबल बनाने लगा हूं। अच्छा, वो जो बाकी तीनों के टेबल बनेंगे वो ये नहीं होंगे, अच्छा बताता हूं उसके कॉलम में भी बनाता हूं। एक इंफॉर्मेशन सवाल में मिस हो गई, वो लिखिए, थोड़ी सी लाइनें हैं, जहां भी जगह मिले लिख लें। 2018 में, 19 में और 20 में जो आर्स इंजन चले हैं वो भी तो बताने थे ना। तो आर्स इस्तेमाल हुए हैं 2018 में 5000, 2019 में 3500, रिपीट कर रहा हूं, 2018 में आर्स इस्तेमाल हुए थे 5000, 2019 में इंजन चले हैं 3500 आर्स और 2020 में चले हैं 3000 आर्स। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये बननी है कंबाइंड, तो सरप्लस वाले कॉलम में ट्रांसफर की अमाउंट भी तो निकालनी होती है ना, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग। वो कैसे निकलती है? जो कॉस्ट मॉडल से कंपेयर होते हैं, तो वो कंबाइंड तो हम नहीं निकाल सकेंगे, तो हमें इन वर्किंग से ये फिगर्स भी चाहिए होंगी। नहीं समझ आई? हमने एंट्री जब करनी है सरप्लस ट्रांसफर की, तो वो हमें मिलेगी बेशक इस टेबल से, लेकिन वो तो हर एसेट की अलग अलग कैलकुलेट हो रही होगी, क्योंकि एक पे स्ट्रेट लाइन है, एक पे आर्स मेथड है। तो हमें फिर इस टेबल को कुछ ऐसे करना है कि हमें एसेट की वर्किंग तो मिले ही मिले, साथ ये सरप्लस ट्रांसफर की फिगर भी मिले। तो मैं बना रहा हूं 3 कॉलम। अगर आपको लगे कि ये एक कॉलम से मैनेज कर सकते हैं तो बेशक कर लीजिएगा। ये मैं एहतियातन आपको यानी ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए 3 कॉलम बना रहा हूं, बना लें। उसके बाद अगर आपको लगे कि इसमें 2 कॉलम फालतू हैं तो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। मेन फ्रेम की वर्किंग कर रहा हूं। अच्छा, एक एसेट मैं बना रहा हूं जो असल में है, और एक एसेट का कॉलम बनाऊंगा मैं जो कॉस्ट मॉडल पे होता, ताकि कंपेयर करें और पता चले कि क्या अंडर चार्ज और क्या इंक्रीमेंटल है। और तीसरा कॉलम मैं वो ओवर या अंडर चार्ज का बनाऊंगा। इसी तरह से मुझे 3 कॉलम्स बनाने, 3 टेबल बनाने, 1, 2 और 3। कंपोनेंट्स में काम बढ़ जाएगा, लेकिन अब कंपोनेंट्स हैं तो फिर क्या करें, काम तो बढ़ना ही है। क्या जी? आता है को 25-30 दफा नहीं आया, एक ही दफा आया है, लेकिन ये कि अच्छा खासा तगड़ा सवाल 15, 16, 17 नंबर का सवाल ही आएगा। 25 नंबर होने चाहिए। और क्या है? देखें, अगर आपको किसी बड़े सवाल के बारे में लगता है ना इसके ज्यादा नंबर होने चाहिए थे, तो उसमें पॉजिटिव बात यह है कि जाएंगे तो थोड़े जाएंगे। ज्यादा नंबर होते तो ज्यादा चले जाते। अब वो जो कंबाइन वाला टेबल है वो बाद में भरेगा, पहले ये भरेंगे। चले भरते हैं। मेन फ्रेम में बताएं। 1 जनवरी 18 कॉस्ट कितनी? 100। 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन कितनी लाइफ है? 25। फिर
कहाँ तक? 280 पूरे एसेट तो अब यहाँ रुक गया काम। चले ठहरे 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 ठहरे, रुक गया काम। इधर आते हैं। 1 जनवरी 18, कॉस्ट कितनी? 120। 31 दिसंबर 18, डेप्रिसिएशन कैसे? आर्स मेथड है। 120 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 5,000, क्या बना? 12। क्या रह गया? 108। फिर रिवैल्यूएशन हो रही है, रुक गया काम यहाँ। 1 जनवरी 18, कॉस्ट कितनी? 80। 31 दिसंबर 18, लाइफ कितनी है? 10 साल। 72। ये डबल डबल कॉलम में क्या लिखने लग गया? अगर कॉस्ट मॉडल पे होता तो क्या होता? अभी तक तो सेम ही है, रिवैल्यूएशन के बाद चेंज लगेगी। और रिवैल्यूएशन हो गई और यहां पर रुक गया काम। अब 31 दिसंबर 18, फेयर वैल्यू कितनी है? 280। 280 को इन तीनों में तोड़ना है। कैसे? किसकी रेशो में? डिवाइड बाय 3। कैरिंग अमाउंट की रेशो में, कॉस्ट की रेशो में नहीं। अभी लिखवाई थी अंग्रेजी, अगर ये ना भी लिखवाई होती फिर भी ऐसे ही करना है कि पूरे एसेट की टोटल फेयर वैल्यू को कंपोनेंट्स में तोड़ना है, डिवाइडेड बाय 3 करके नहीं तोड़ना है। वैल्यू है ना, वैल्यू, तो वैल्यू की रेशो में तोड़ना है। यानी किस रेशो में? 95, 108, 70। फेयर वैल्यू कितनी है? 280। 280 को इन तीनों को इस रेशो में तोड़ना है। रेशो में कैसे बांटते हैं? इन तीनों को प्लस करके उससे डिवाइड कर दे, यानी 280 इंटू 95 बाय, ये क्या बना? 180। और ये रेशियो में तोड़ने वाली बात आई समझ? फेयर वैल्यू पूरे जहाज की है ना, हमने तो जहाज नहीं, हमने तो कंपोनेंट्स अलग अलग लिखने हैं, तो इस 280 को तोड़ना पड़ेगा, तो वो इन तीनों कंपोनेंट्स की कैरिंग अमाउंट की रेशियो में टूटेगा। 96.73 नहीं, छोटी फिगर है, डेसिमल में चले। 0.96 73.3। इसको कह लेता हूं मैं वर्किंग 2। 2018 की रीवैल्यूएशन को तोड़ दिया। अगर ये कैरिंग अमाउंट की रेशियो में तोड़ने को ना कहा होता तब भी ऐसे ही करते। अब हमें ये पता चल गया कि यहां पर आना है 96.73, यहां लाना है 109.96 और यहां लाना है 3. जी अगर कैरिंग अमाउंट तो फिर नहीं, अब कह रहा हूं बाय डिफॉल्ट कैरिंग अमाउंट पे है, तो फिर तो बताया तो नहीं, ये जुमला ना लिखा हो तो कह रहा हूं ना यार, करना है कैरिंग अमाउंट पे, कह तो रहा हूं। क्योंकि रिवैल्यूएशन जब हो रही है उस वक्त कोई ज्यादा चल चुका हुआ है, कोई कम चल चुका हुआ है, किसी का डेप्रिसिएशन ज्यादा तेजी से हो रही है, किसी की आस्ता आस्ता हो रही है। कॉस्ट में तो सब नए थे, लेकिन अब 2-3 साल गुजरने के बाद कोई ज्यादा पुराना हो चुका है, कोई कम पुराना हुआ है, तो फिर बुक वैल्यू पे बांटा ज्यादा फेयर होगा। जल्दी भाई, यहां तक ओके? अच्छा, अब बेशक यहां ना लिखें, सीधा आगे भी चल सकते हैं, लेकिन खाली खाली अजीब लगेगा। 1.1
ये क्यों नहीं चेंज किया? ये तो कॉस्ट मॉडल साथ चला रहा हूं, ये साथ चलाना जरूरी है अगर आर्स मेथड है तो, फिर तो जरूरी है। लेकिन स्ट्रेट लाइन हो तो फिर आप इसके बगैर भी अंडर ओवरचार्ज ढूंढ सकते हैं। ये मिटानी है मैंने। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप इधर ही बीच में कहीं करते, तो मैंने बीच में किया था, ये अलहदा वर्किंग है। चले आगे। अब आगे 31 दिसंबर 19 डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। कैसे करूं? दिस डिवाइडेड बाय 19, रीवैल्यूड अमाउंट रिमेनिंग लाइफ, दिस डिवाइडेड बाय 19। इसकी लाइफ 20 साल है ना, तो दिस डिवाइडेड बाय 19, 96.73 डिवाइडेड बाय 19 कितनी? 5.09। पॉइंट इधर क्या करूं? आर्स मेथड है, अब वैल्यू हुई है चेंज, तो डिवाइडेड बाय रिमेनिंग आवर्स कितने रह गए? 45 इनटू जितने इस साल इस्तेमाल हुए। आर्स मेथड है 109 45,000 8.55 आर मेथड है। क्या करूं? सिंपली आर मेथड लगाना है। क्या करें? 120,000 चाहे 120 से निकाल लें, चाहे 108 से निकाल लें। 120 से निकालेंगे तो सिंपली कॉस्ट मॉडल पे आर मेथड लग रहा है। 120,000 120 डिवाइडेड बाय 50 इनटू 35, और 108 से निकालना चाहे तो 108 से निकाल लें। 108 डिवाइडेड बाय 45,000 इनटू 3500 8.4 स्ट्रेट लाइन है, डिवाइडेड बाय 9 1 और ये 8 ही रहेगा। ये तो सिंपली कॉस्ट मॉडल चल रहा है। $65.16 64 चले अभी अगली रिवैल्यूएशन से पहले मैं इसका टोटल भर दूं पहले, फिर इसको कल पूरा करके तो फिर अगला चैप्टर कल, बस बहुत है, कल अगला चैप्टर शुरू करते हैं। मैं अभी तक जितना किया इससे मैं वो टोटल वाला कॉलम भर दूं, क्योंकि एंट्रीज वहां से होनी है। इन 3 टेबल्स में बताएं अगर कोई बात मुश्किल परेशानी है तो। क्या जी? है जी? कल तक भूल जाएगा। 18 में को अंडर ओवर चार्ज है? नहीं। इधर जी बिल्कुल है, 0.09 बिल्कुल है। इधर 0.15 बिल्कुल है। इधर 0.15 बिल्कुल है। ये वैल्यूज निकालने के लिए भी बहुत जरूरी थी और डेप्रिसिएशन के लिए भी ये वर्किंग बहुत जरूरी थी। अब इनको सिंपली सम करके टोटल बनाना है। 1 जनवरी 18 कॉस्ट, सिंपली ऐड करते जाएं चीजों को। कॉस्ट में क्या लिखूं? 300। 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन में क्या लिखूं? सिंपली ऐड कर दें 5, 12 और 8। अब देखिए मैंने 300 को नहीं किसी पे डिवाइड किया, हर एक की अलग अलग निकाली हुई है डेप्रिसिएशन, लेकिन लिखना सम करके टोटल है।
5 + 12 + 8 275। फिर रीवैल्यूएशन, सिंपली चीजों को ऐड करना है। 5। और ये फैसला कि सरप्लस में जाना है कि P&L में, वो यहां होना है, तो सरप्लस में। और ये 280 वही आ गया। ये सारी चीजें जो है ना, ये हम उनको सम कर रहे हैं। फिर 31 दिसंबर 19 डेप्रीसिएशन, ये कैसे निकालें? 280 को डिवाइड करें, नहीं ये कर लिया हुआ है। 5.09 8.55 8.15 कितना? 1 पॉइंट। सरप्लस चल रहा है तो इंक्रीमेंटल डेफिशिएंट भी होगी, इसको डिवाइड करें, नहीं फिर पॉइंट 0.39 वाली बात आई समझ? अच्छा एक और चीज टैली कराता हूं, इसको करें ऐड, ये तीनों कॉस्ट मॉडल्स वाले को करें ऐड। 21.4 चार्ज कितनी हो रही है, कितनी एक्स्ट्रा हो रही है? पॉइंट। ऐसे ही आगे 19 और 20 इंशाल्लाह कल पूरा करके तो रिवैल्यूएशन बस बहुत है। अब ये सारा कल भूलना आना है। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़।